this book, Network Analysis, third edition. It's our main textbook. The other book, which was authored by Rosa, the linear circuit, that book would also be, you can say, the second textbook with us. इसमें जो हमारे कंटेंट्स हैं वो यहाँ अगर तो यहाँ पर इसके बहुत सी चीज़ें इसने यहाँ शो करने की कोशिश की हुई है। ये क्या करना है इसका जूम जो है वो not very good at these things. तो इसके अगर टॉपिक्स आप देखें तो यहाँ से ही पता लग जाता है इसके क्या नाम है। इसके आपने LCA का कोर्स पढ़ा है ना, लीनियर सर्किट एनालिसिस। उसमें बहुत सी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। आपने उसमें ये थोड़ा सा साइज इसका सही नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं, उसमें जो पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद देम। डॉट कन्वेंशन भी गालिबन आपने पहले पढ़ा हुआ है। किरचॉफ्स लॉज पढ़े हुए हैं। फिर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते थे ये आपने पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सेकंड ऑर्डर भी आपने पढ़ा है गालिबन। तो उसमें कुछ जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन जो है इतनी अच्छी तरीके से वो सब चीज़ें बहुत सी कवर नहीं हो सकती होंगी, और वी होप कि वो हम जो कमी है जल्दी पूरी कर सकेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपनी गालिबन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन पहले हम यहाँ पर वी विल रिपीट इट। तो इस बुक में आप ये देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 नज़र आ रहा है, तो ये चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशंस कंटिन्यू, दैट इज बेसिकली फॉर सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर इंटर। तो हम इस कोर्स में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। चैप्टर नंबर 6 इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, ऑलरेडी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हमने उसको काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करना है। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आप बड़ी जल्दी आपको पता लगेगा ये बहुत आसान है। और उसके बाद ये 10 चैप्टर और हैं जो इनपुट सिग्नल्स की वेव फॉर्म्स की हम कैसे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पीडेंस फंक्शंस कैसे होते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स क्या होते हैं, पोल जीरो से कंसेप्ट्स हैं, स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, पावर ट्रांसफ़र, स्पेसिफिक चीज़ें, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑलमोस्ट जो है चैप्टर 14 तक तो हमारा ख्याल है कि ज़रूर हम कवर करें। सो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। कुछ कंसेप्ट जो हैं इसके रेलिवेंट वो हम जो थॉमस रोजर की बुक है वहाँ से भी साथ साथ करते रहेंगे जहाँ से ज़रूरत पड़ेगी। सो कुछ चीज़ें अगर आपको मुश्किल लगें आप लेक्चर के दौरान भी पूछ सकते हैं, लेकिन ताकि वहीं पर साथ साथ चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। आमतौर से मैं आपके माइक से हम म्यूट रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते, आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। आपको आई वुड एक्सपेक्ट कि हम जो है एक अच्छा डेकोरम कायम रखें, कोई ऐसा यहाँ पर कोई मामला ना हो जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, ठीक है। सो वी शुड चैप्टर 1 जो है ये इसकी बातें हम यहाँ कुछ आपको यहाँ तस्वीर नज़र आ रही हैं आपको। तो ये ऑलमोस्ट चार्ज, एनर्जी कंसेप्ट, चार्ज क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ये चीज़ें आपने बल्कि इंजीनियरिंग में से पहले ही पढ़ी थी। हाउ यू डू यू डिफाइन करंट बेसिकली टाइम रेट ऑफ charge, time rate of change of charge, mean how the charge is changing with respect to time. Charge is already in coulombs, time in seconds, so current is basically measured in amperes, or amperes basically equals coulomb per second. लेकिन आदमी में ख्याल है जो फंडामेंटल आपके कहलाते हैं यूनिट्स, उसके अंदर शायद एम्पेयर्स को हम लेते हैं। तो इसी तरह से फिर ये बहुत सी बातें फिजिक्स में हमने पहले पढ़ी हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट और बहुत सी बातें आपने पहले पढ़ी है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज क्वालिटी known to you, but I say that energy cannot be created nor destroyed, but it can be converted into form. So इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी ये एनर्जी होती है, फिर हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, मैकेनिकल में हो जाती है, रोटेशनल में हो जाती है, ट्रांसलेशनल में हो जाती है। इसे जब जनरेशन करते हैं तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी पानी की या आपके किसी और केमिकल की, जैसे बैटरीज के अंदर, या जैसे सन की एनर्जी है, सोलर पावर के अंदर विंड की एनर्जी है, उन एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज या करंट की फॉर्म में। जनरेटर से कर सकते हैं, सोलर सेल से कर सकते हैं,
सोलर पैनल के लिए। तो ये एक बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। हाँ, अभी हम कह सकते हैं कि हमारे कोई भी जो डिवाइसेज हैं ये 100% एफिशिएंट नहीं होते। ये पता है ना आपने, एफिशिएंसी का कम से कम सुना होगा, एफिशिएंसी आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। एक डिवाइस के अंदर जो हम पावर इनपुट करते हैं कुछ ना कुछ पावर लॉस वहाँ पर होता है। पावर लॉस फिर किस तरह शो होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, और मतलब वो भी कोई एनर्जी ही की फॉर्म होगी, लेकिन वो ऐसी यूज़फुल फॉर्म आमतौर से नहीं होती। यूज़फुल फॉर्म हमारे लिए जनरेशन के साइड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और कंजम्पशन जब हमने कंज्यूम करना है एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने अप्लाई की मोटर को, मोटर से हमें रोटेशन मिले, या और मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, ठीक है, ज़्यादा जैसे टेलीविज़न है आपका, लैपटॉप है, हर जगह पर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और वहाँ पर आपको कहीं विजुअल डिस्प्ले नज़र आ रहा है, कहीं पर आपको मोशन नज़र आ रही है, हीटर से आपको हीटिंग हो रही है, और मोबाइल फ़ोन है या टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं उनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हर जगह हम कोई ना कोई वहाँ पर साउंड एनर्जी मिल रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कर देखें। बेसिकली एनर्जी विल बी कंजर्व। तो कुछ ये कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन, वेल ये हमारे लिए फिलहाल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आप ये हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ देखने के लिए वहाँ पर हम इसे वोल्टेज खुद क्या है, वोल्टेज बेसिकली एक किस्म का अगर उसको इलेक्ट्रिकल प्रेशर कह सकते हैं। सो वर्क पर यूनिट चार्ज, आप एक यूनिट चार्ज को अगेंस्ट दी वोल्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मूव करते हैं, या उसमें क्या होगा। तो ये वोल्ट्स जो है वो वोल्टा के नाम पे जो सबसे पहले बैटरी बनाई थी इन्वेंटर, आज से कई 300 साल पहले, 400 साल पहले वाले में। तो W इज़ द वर्क और एनर्जी इन जाउल्स एंड Q इज़ द चार्ज इन कूलम। तो जॉल पर कूलम गिव्स यू वोल्टेज, ये वोल्टेज है। और इसको EMF का नाम भी बात कर दिया जाता है, वोल्टेज ऑफ एनर्जी सोर्स। अगर सोर्स है और उसकी अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पर उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम भी देते हैं, EMF के तौर से। वेल ये जो ख्याल था ना, वी विल अवॉइड डेजिग्नेटिंग वोल्टेज एज अ फोर्स बिकॉज इट इज मिसलीडिंग, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है कि उसको वोल्टेज को फोर्स कहा जाए। तो इसलिए हम जो अब इस बुक के अंदर भी और जो स्टैंडर्ड लिटरेचर है वहाँ पर हम फोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अगरचे वो EMF एक हिस्टोरिकली पुराना लफ्ज़ ट्रेडिशनली इस्तेमाल हो रहा था, वो सोर्स के लिए बाद का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इज एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट फोर्स इन न्यूटन। जो आप फोर्स इन न्यूटन पढ़ते रहे ना मैकेनिकल के लिहाज से, वो फोर्स इन न्यूटन वाली बात EMF के अंदर नहीं है। ओके, बेसिकली इज अ वोल्टेज। तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज, डिफरेंशियल अमाउंट if a differential amount of charge is given a differential increase in energy, T, the potential will be increased by an amount this thing, B dW by dt। तो डिफरेंशियल का कंसेप्ट आपने FSC में या हाई सेकेंडरी के अंदर A लेवल्स में पढ़ा हुआ है आपने, या मैथ्स के कोर्स के अंदर। डिफरेंशियल बेसिकली क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ठीक है जी। आमतौर से हम डिफरेंशियल टाइम डिफरेंशियल देखते हैं जहाँ पर कोई वेरिएबल कोई चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हर जगह ये ज़रूरी नहीं है कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो। तो वोल्टेज बेसिकली जो डिफाइंड है ना वो है चेंज इन वर्क या एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन चार्ज। लेकिन करंट जो है वो dQ/dt है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो नॉर्मल जो डिफरेंशियल है उससे भी मैच करता है। लेकिन वोल्टेज की डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन इट डजंट मैच डायरेक्टली। तो अब फिर इसने हम अगर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करें, व्हाट डू वी गेट, वी गेट dW/dt। हाँ, dQ/dt चेंज कट जाते हैं आगे। तो dW/dt बेसिकली रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इज पावर। ये रेट ऑफ एनर्जी जो है टाइम रेट ऑफ एनर्जी इक्वल टू पावर। ये तमाम फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग में, साइंसेज में इसी तरह से माना जाता है। मैकेनिकल में चले जाएँ, इलेक्ट्रिकल में तो हम मान ही रहे हैं, और किसी डोमेन के अंदर जाकर किसी एरिया में जाकर बात करें तो भी पावर और वर्क या एनर्जी किस तरह रिलेटेड है। तो पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ जो है चार्ज भी, मतलब सॉरी नॉट नॉट चार्ज, रेट ऑफ वर्क, उसको हम पावर कहते हैं। सो पावर इज बेसिकली डिफाइंड, इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो डिफाइंड होती है इंस्टेंटेनियस पावर की बात होगी यहाँ पर।
उस वक्त जो वोल्टेज है और उसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट है, पावर है। और टोटल एनर्जी जो है किसी ख़ास पूरे एक क्या कहना चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना चाहें तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये माइनस इन्फिनिटी से टाइम टी तक, माइनस इन्फिनिटी तो बहुत ही एक कंसेप्ट है जो मतलब क्या कहना चाहिए इब्तदाई आफरीनश से जब कुछ भी नहीं था वो सब कुछ बनाया गया, उस वक्त से जो निज़ाम मतलब फ्रॉम इटर्निटी कह लें, इटर्निटी वैसे आगे की तरफ है, ये माइनस इटर्निटी कह लें, तो इब्तदाई आफरीश लेकर आज तक, दैट इज़ बेसिकली टोटल एनर्जी। लेकिन आम तौर से हम क्या करते हैं कि एक ख़ास इंटरवल की बात करते हैं, टाइम T1 टू टाइम T2। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन राइट, ग्रीन क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे T1 से T2 ले चलेंगे। और आमतौर से एक और भी होता है कि जो जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया उसको हम टाइम T0 करार दे देते हैं, और आगे जितना टाइम गुजर गया वो टाइम T के 0 से लेकर T तक करंट टाइम तक जो हम एवेलुएट कर रहे हैं वर्क को, दैट इज़ बेसिकली एन इंटीग्रल ऑफ पावर फॉर दैट टाइम लिमिट। तो ये साइज कंसेप्ट जो हम ये पहले आपने कुछ ना कुछ पढ़े भी हैं और बाद में दोबारा भी हम पढ़ेंगे। फिर ये पैरामीटर्स हैं, कैपेसिटेंस है, इसके अभी फिजिक्स में भी हम फिलहाल नहीं जाएंगे इस कोर्स में, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 जैसे इंट्रोडक्शन के लिए है, इट डजंट मीन कि हमने इसको पढ़ना है। ये मुख्तलिफ फार्मूलाज Q इक्वल टू सी वी और V इक्वल टू डी क्यू और के फार्मूलाज आपको E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये फार्मूलाज आपको थोड़ा रिमाइंड भी हो जाए, आप पुरानी चीज़ें भी देख लें, ठीक है जी। आई इक्वल टू डी के बाई डी टी अभी हमने देखा था, और इसके अलावा फिर इसी तरह से ये डी क्यू इक्वल टू आई इक्वल टू डी बाई डी टी टू सी वी, सी कॉन्स्टेंट है, कैपेसिटेंस है, तो आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी भी हो सकता है। क्यू इक्वल टू सी वी भी है और आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। क्यू जो है वो तो खुद कांस्टेंट हो सकता है, करंट जो है उसके अंदर हम बेसिकली चार्ज का रेट देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर टाइम ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट ना हो तो देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल जो उसका इस्तेमाल होता है डिफरेंशियल का, दो क्वांटिटीज़ हैं उनका डिफरेंशियल ले रहे हैं और प्रोडक्ट हो रहा है u इंटू डी, तो u इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी यू बाई डी टी, ये आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, कई दफ़ा पढ़ा होगा। फिर इनके जो फार्मूलाज हैं इंटीग्रल के फॉर्म में, v वोल्टेज के लिए 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, तो आइडियली तो ये है कि मास इन्फिनिटी से टी तक, लेकिन हम क्या होगा T1 से T2 कह लें या 0 टाइम से लेकर करंट टाइम तक कर लें। तो दीज आर द फ्यू कंसेप्ट जो, इसके अलावा फिर आपने जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ चार्ज होता है, जैसे ये एक चार्ज टाइम टी पर था, 0 पे था टाइम टी, उसको हम क्यू नॉट कह दिया, फिक्स चार्ज हो गया। और आगे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया 0 से टी, उसके लिए हमने इंटीग्रल अलग अलग की। तो ये इस तरह से भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। इंटीग्रल परसेंटेज कैनॉट हैव फाइनाइट वैल्यू इन 0 टाइम विद फाइनाइट आई। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस को हम एज अ summation of small durations, the infinitesimal very small areas, infinitesimal means very small areas, उससे भी एक कंसेप्ट कर सकते हैं। हो सकता है भी फौरी कंसेप्ट आपको शायद इतनी जल्दी हजम ना हो, बट इट्स वेरी नाइस कंसेप्ट। तो इसलिए हम इंटीग्रेशन और समेशन और बेसिकली जिस समेशन की जो लिमिट है, जबकि आप इस ड्यूरेशन को वेरी स्मॉल कर दें, यानी डी टी डिफरेंशियल जब करते हैं तो कहते हैं लिमिट अप्रोचेस टू डेल्टा टी अप्रोचेस टू इन ज़ीरो, उसको हम डी टी कहते हैं बेसिकली। जब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा डेरिवेटिव का अच्छे से हायर सेकेंडरी में या ए लेवल में और इससे पहले, तो आपको डी डी बाई डी 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 वाई बाई डी एक्स जो बताया गया था, तो बेसिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, change in x is causing some change in y, which y is a dependent variable, x is a independent variable। तो वहाँ पर हमने ये फिर कहा कि जनाब ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है, इफ़ डेल्टा एक्स इन द लिमिट गोज टू ज़ीरो इट बिकम्स वेरी स्मॉल, then we can say that is this is equal to a differential of y with respect to x, जिसको हम dy by dx कहते हैं। और ये उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप ये फाइंड आउट करें उसका टेंजेंट होती है, ठीक है, या उसकी स्लोप को शो कर रही होती है। अगर आप
जमान करें, इसमें ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्रिकली अगर कहें तो ये उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है दैट विल बी टेंजेंट एट दैट पॉइंट और द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी बार बार हम आपको दोहराएंगे ताकि आपको ये जहन में अच्छी पक्की बैठ जाए। ये कंसेप्ट थोड़ा सा बताए जाते हैं जब मैथ पढ़ते हैं, तो उस वक्त वो बहुत सी बातें कुछ समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, और फिर जो एक सिग्निफिकेंस है वो बंदा, चूँकि आपने फिजिकली चीज़ों को अभी इतना देखा समझा नहीं है, तो आपके जहन में नहीं बैठ। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अंडरस्टैंड कि डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। बेसिकली वो जो रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स में, उसमें उस पॉइंट पर उसके स्लोप को शो करता है। उसको हम टेंजेंट भी कह सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एट दैट, टेंजेंट लाइन भी कहते हैं। तो ये कंसेप्ट और उसका रेट भी गलत से इस्तेमाल होता है। तो सारी चीज़ सिनोनिमस हैं या ये आपस में लिंक्ड हैं कि एक ही बात है जिसको मुख्तलिफ अंदाज से कहा जा रहा है। तो इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम आपको ये चीज़ें रिपीट भी करेंगे, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप हो सकता है आपको देखने पड़ें। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आजकल वैसे भी आप ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं यूट्यूब पे या ऑनलाइन जो है ना, बहुत से और लोगों ने इसमें ब्लॉग्स भी बनाए गए हैं कंसेप्ट समझने के लिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत मौके लेक्चर्स हैं, कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें क्लियर ना हो। आप इंटरनेट पर सर्च करें, उसके मतलब विकीपीडिया या इस किस्म की और वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाया होता है, वहाँ से भी पढ़ें। और कुछ लोगों ने अपने ट्यूटोरियल्स अपलोड किए होते हैं, कुछ लोगों ने अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स अपलोड की होती हैं, तो वहाँ से भी आप उसको देख लें। बाद लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बड़े पूरे पूरे लेक्चर्स उन चीज़ों पर डाले होंगे, बहुत से लोगों के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो वो आप, आई वुड नॉट से कि आप उनको ना देखें, ज़रूर देखें, टाइम निकाल के देख सकते हैं, देखें, आपको बहुत सी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगी। और इसमें हम आपको बाद में कोई प्रॉपर अच्छा सा जो लिंक है ना, इसमें जो हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, दुनिया में बहुत सी जगह पढ़ाया जा रहा है, तो लोगों ने एक्सप्लेन किया होता है। लेकिन हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हम, आई वुड रिकमेंड कि आप MIT ओपन कोर्स वेयर एक है, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया की टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती है, फर्स्ट या सेकंड में होती है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के लिहाज से, आमतौर से इंजीनियरिंग का भी है। उन्होंने तो बहुत से लेक्चर्स जो है ना वो ऑनलाइन रखे हुए हैं, तो हम आपको तलाश करके जो रेलेवेंट होंगे, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटी है दुनिया के अंदर, जिन्होंने अपना मटेरियल बहुत सी चीज़ों पर पावर पॉइंट फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, जैसा प्रोफेसर हज़ार के लेक्चर्स की फॉर्म में, वीडियो लेक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम ये नहीं कहते भाई हम ही हर पे आखिर है, ऐसा नहीं है, हमसे बेहतर लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हो सकता है आपको कहीं और से बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाए, उनको भी टाइम निकाल के सुन सके, ज़रूर सुनें, ठीक है, उनको पढ़ सकते हैं, पढ़ें। लेकिन बहरहाल ये जो हम जिस जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पर आपने प्राइम फोकस होना है, ताकि यहाँ से आपको कोई चीज़ कंसेप्ट कन्फ्यूजन में ना रहें, आप हर चीज़ क्लियर हो जाए, कोई टर्म इस्तेमाल होती है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसे ही आपने सुना होगा C1 V1 C2 V2, और बहुत इंडक्टेंस पैरामीटर क्या होता है, क्या होता है, याद है आपको इंडक्टेंस क्या होता है? एक कॉयल होती है बेसिकली किस्म की, ठीक है, सिंगल कॉयल, एक तार जो है, हर बेसिकली इट इज मैग्नेटिक। यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोरेज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोरेज है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। कॉयल जो है इट कैन, और सोलिनॉइड इट कैन एक्ट एज अ मैग्नेटिक मैग्नेटिक बार, नॉर्थ साउथ पोल उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं। ऑलरेडी हम उसके साथ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल L इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा ये फार्मूलाज सर इंडक्टर के लिए भी फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, ये डी साई वर्ड, बड़ा सही कह रहा था DT। और जो हमारे ज़्यादा काम के फार्मूलाज हैं वो ये हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। V इक्वल टू, यानी V जो है जो इंडक्टर का वोल्टेज है, LdI/dt। तो अगर आप करंट लेना चाहते हैं वोल्टेज से, तो I इक्वल टू 1/L इंटीग्रल ऑफ V/dt। हर जगह पर माइनस इन्फिनिटी से T नज़र आ रहा है, सब परेशान हो, हम आमतौर से आ जाएंगे 0 से T तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर जो 0 तक का टाइम है उसके लिए जो करंट है दैट विल बी बेसिकली I0
माइनस इसको हम कह दें इनिशियल कंडीशन को ऑपरेशन करना, जिस तरह अभी हमने इसके लिए देखा था कैपेसिटर के लिए। सो ये आपस में कंजर्वेशन के चार्ट फार्मूला C1 V1 C2 V2, चार्ज फॉरन नहीं चेंज होता, फ्लक्स लिंकेज फॉरन चेंज नहीं होती, ठीक है जी। अब्रप्ट चेंज वोल्टेज में कैपेसिटर में वोल्टेज अब्रप्ट चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और अब्रप्ट चेंज जो है करंट की नहीं हो सकती आपके सोलेनॉइड या इंडक्टर के अंदर, ठीक है जी। फिर ये मोमेंटम का जिक्र हुआ, मोमेंटम बेसिकली होती तो वो उसके लिए है फिजिकल मतलब मैकेनिकल के अंदर सवाल है कि हम यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं बेसिकली। तो पावर से इसका भी ताल्लुक है M1/20 तो इन अ फिक्स्ड इंडक्टिव सिस्टम द सर्किट द करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है ना। इसलिए अगर I0 माइनस और I0 प्लस जो होगा इंडक्टर के लिए दैट वुड बी सेम, लेकिन कैपेसिटर के केस में वोल्टेज एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और कैपेसिटर का वोल्टेज 0 माइनस और 0 प्लस होगी दैट वुड बी बेसिकली सेम। तो ये कुछ इनिशियल कंडीशन की बातें जो आपने पहले पढ़ी होंगी, लाजमन पढ़ी होंगी, तो इससे हम आपको थोड़ा सा वो रिपीट करने के लिए। बाकी रेजिस्टेंस के मुताबिक हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा सा टेबल यहाँ नजर आएगा आपको ये। तो आर और उसका जो रेसिप्रोकल है जी, क्या कहते हैं इसको, एडमिटेंस, V इक्वल टू आर आई, तो हम इसको फार्मूला को I इक्वल टू जी वी इंटू आर भी लिख सकते हैं, जी वी सेम थिंग है। V इक्वल टू आई आर आपको याद है, लेकिन कहीं पर I इक्वल टू जी इंटू वी भी लिखा होगा, तो उससे परेशान हो। जी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ आर। एनर्जी किससे निकालेंगे, वोल्टेज इंटू करंट, ये जो है आपको इंस्टेंटेनियस पावर मिल रही है, इंटीग्रेट करेंगे दैट विल बी एनर्जी एल। और एल जो है वो सिंपल इंडक्टेंस है, एम होती है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस, साइज इक्वल टू एल आई। बेसिकली ये फॉर्मूला हम इस काम के वी एल इक्वल टू एल डी आई एल बाई डी टी, और इंटीग्रल फॉर्म में आप लेते हैं जब वोल्टेज को इंटीग्रेट करते हैं डिवाइड बाई एल गिव्स यू द करंट ऑफ द इंडक्टर, और इसकी जो एनर्जी है 1/2 एल आई स्क्वायर। कैपेसिटर उसका जो कैपेसिटेंस कहलाती है, और यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल V से इस विटनेस है इसको किया है। Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला मालूम है आपको, आई सी इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी, और इंटीग्रल फॉर्म में अगर आप करंट इंटीग्रेट करें डिवाइड करें कैपेसिटर से दैट विल गिव यू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और इसकी जो पावर है डब्ल्यू सी सॉरी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। तो बाकी इसके वो आपको जो भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और सारी चीज़ें आप यहाँ टेबल्स में देख लेंगे, दिस आर वेरी यूजफुल। तो हमने करना क्या है कि इन जो सर्किट पैरामीटर्स कहलाते हैं, ये जो सर्किट कंपोनेंट्स कहते हैं, रजिस्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कन्फिग्रेशन में इनको जोड़कर कनेक्ट करके आपस में हमने कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स देकर इनकी आउटपुट्स को पर देखना है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। सर्किट नोन हो, इनपुट नोन हो, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। और इसके मुकाबले में एक और काम होता है, तो डिज़ाइन करते हैं। इनपुट नोन हो, आउटपुट आपको नोन हो, और आपको सर्किट अननोन हो, और उस इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप की मदद से सम हाउ यू डिज़ाइन दैट सर्किट, इट इज़ कॉल्ड डिज़ाइन। आगे सुनिए बात। तो दो एरियाज हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होते हैं, एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो फिलहाल हम ENA के कोर्स में यहाँ पर अभी हम डिज़ाइन को तकरीबन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम जो एनालिसिस में हमारा सारा जोर है मुख्तलिफ अंदाज से करने का, मुख्तलिफ टूल्स हम सीखेंगे। तो इसलिए ये आइंदा के लिए आपके लिए बड़ा यूज़फुल और कारआमद है। फिर अगले कोर्सेज़ के अंदर आपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के लिहाज से फिर एनालिसिस आपने करना शुरू करेंगे, फिर वहाँ पर उनके अपने अपने डिज़ाइन कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपके पावर के अंदर ट्रांसमिशन सिस्टम है, और सब मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम लेवल के ऊपर आकर एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, ये इंशाल्लाह आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आखिरी ज़माने तक काफ़ी हद तक सीखेंगे। बट इसमें वर्ड ऑफ कॉशन क्या है कि आप ये ना समझें कि डिग्री करना काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ अपनी ज़िंदगी में कि मैंने डिग्री की, आई कैन नॉट बोस्ट, मेरे को बहुत अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में तो नहीं था, बट आई वाज अबव एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह। और आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं पढ़ाई में, थ्योरी में, लैब में, हर जगह
लैब्स, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा शौक था लैब्स में जाने का, काम करने का। साई क्लास में से हम एक दोस्त में ज़्यादा होते थे शौकीन। एंड आई थॉट कि मुझे बहुत कुछ आ गया है। लेकिन जब मैंने जॉब की एक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स जो प्रैक्टिकली हो। तो जो कुछ आपको किताबों में बताया जा रहा है इट्स वेरी एलिमेंट्री थिंग्स, और ये आपको टूल्स देते हैं। लेकिन जैसे आप ये समझ लें कि किताब से आपको तैरना सिखाया जाए, किताब में पढ़ा तो देंगे, आप तैरना सीख तो नहीं सकते ना सब किताब में पढ़ने से। यू हैव टू जंप इनटू अ पूल और अ पॉन्ड एंड यू हैव टू मेक एफर्ट विद द फियर दैट यू कैन ड्राउन। तो हू बहू यही सिचुएशन होगी जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे। या आपने पढ़ा तो सब कुछ होगा, और लेकिन आपको पता लगे यार वो तो कुछ चीज़ अप्लाई होती समझ भी नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रहा, एंड सो यू विल फील लाइक ड्राउनिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंट। लेकिन रही सी बात है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने सीखना है। जो लोग वहाँ उस निज़ाम के अंदर, उस सिस्टम में, उस तकनीक में, इस इदारे में पहले से काम कर रहे हैं, उनको आपने उनसे भी सीखना है, अपने इल्म को भी इस्तेमाल में लाना है। देन आफ्टर सम टाइम you will be able to understand the real systems, real things, how they are operated, how उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कैसे आपको हैंडल करना होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मतलब आई विल सेफली से किसी भी इदारे में 3 से 4 साल आप दिल लगाकर मेहनत करें, तब जाके आपको चीज़ें वहाँ की समझ आना शुरू हो। आगे समझ बात, जैसे आप 3-4 साल डिग्री करते हैं, आगे कहीं जाएंगे वही 3-4 साल आप करेंगे, तब यू विल बी इंजीनियर ऑफ सम वैल्यू। फ्रेश मैन जो होता है उसकी है कदर बड़ी है, इसलिए कि फ्रेश मैन जो है तैयार होता है परेशान होने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो अल्लाह करे आपको इंशाल्लाह डिग्री के बाद ऐसे हालात बन जाएं ताकि आप सबको, अगर आपको मुनासिब अच्छी जगह पर आपको जॉब मिल जाए, आप अच्छा काम कर सकें, कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकें जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, इदारों के लिए, यू आर सेटिस्फाइड। दैट सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जनाब, ये इसमें तकरीबन चैप्टर 1 के अंदर हम ऑलमोस्ट जो हमने कवर कर, अच्छा सोर्सेज, करंट सोर्स आपको याद होगा कि वो इस तरह करते हैं। ठीक है जी, डिपेंडेंट करंट सोर्स होती है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होती है। उस वोल्टेज सोर्स नॉर्मली हम राउंड में शो करते हैं, और ये इस पर वोल्टेज शो हो रही होती है। ठीक है, करंट सोर्स के अंदर आप या वोल्टेज सोर्स के अंदर ये भी होता है, अगर आप एक बैटरी की तरह बना देते हैं। ठीक है, करंट सोर्स के अंदर हम करंट के लिए वी विल यूज एरो हेड। अच्छा जनाब, तो थोड़ा सा वो दूसरी बुक से भी देख लें जो रोज़ा की बुक आपको बताई है अभी। उसके बाद आपको छुट्टी कर देते हैं, ज़्यादा आज आपका टाइम नहीं लगेगा। फाइंड कहाँ है। So hopefully you can see this book now, Analysis and Design of Linear Circuits by Thomas Rosa Pisa Orly. पता नहीं how to spell it. The spelling तो मौजूद है, मतलब how to pronounce it. So maybe some French or some other person. इसमें तकरीबन हम चैप्टर नंबर 7 पे हम जाएंगे, जो हम कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, वो जो कंसेप्ट रिलेट टू चैप्टर नंबर 7। उससे पहले की बातें बहुत सारी जो आप वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा तो था लेकिन ऊपर से गुजर गया, तो डोंट वरी, इंशाल्लाह जो कुछ हमारे ज़रूरत की चीज़ भी हम साथ साथ आपको बताते हैं। तो चैप्टर 7 इज़ अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स आपने आरसी सर्किट ख़ास तौर से और आरएल सर्किट्स पढ़े थे। सेकंड का भी कुछ ना कुछ आपने जिक्र तस्करा एलसी में हुआ है, लेकिन इतनी तफसील से नहीं हुआ होगा। तो हम थोड़ा सा फर्स्ट को देख लेते हैं, सेकंड को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। अब ये देख रहे हैं इसमें फ्लो ऑफ डायग्राम और डायनामिक सिग्नेचर्स। We begin with a linear circuit, we form its differential equation, we apply some techniques. Normally we are talking about the classical techniques, how to solve the differential equation, and we will be able to find the response waveform. ये है हमारा अभी तक इस वक्त का मकसद। ये आपने सीखा हुआ है सारा कुछ, कोई नई बात नहीं है। तो आपने फिर ये भी सीखा है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, शायद थोड़ा बहुत यूज़ भी किया होगा। यहाँ पर इस
टेक्निक को हम और बेहतर कर सकते हैं. सो वी विल रिप्लेस दिस क्लासिकल टेक्निक बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. इट विल मेक आवर एनालिसिस मच ईजी. सो आरसी और आरएल सर्किट्स की बात करते हैं. ये आप देख रहे हैं फिगर जो भी है 7.2 है सामने. और इसमें ये रजिस्टर्स एंड सोर्स. फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स के अंदर आरसी सब्सिडी, ये आरसी सर्किट के लिए शो किया इसमें वोल्टेज सोर्स, और साथ ही सीरीज में इसके रजिस्टर है. आप इसको उसका सोर्स रजिस्टर भी कह सकते हैं. और आगे कैपेसिटर जो है वो एज ए लोड कनेक्टेड है. दूसरी के अंदर करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में. बेसिकली आपको ये फॉर्म अगर याद हो कि ये फॉर्म कहाँ से मार करते हैं तो बता सकता है. ये लफ्ज़ लिखा भी हुआ है थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स. ठीक है ना, थेवेनिन. तो ये जो है ना, ये ऊपर ये राइट हैंड साइड पे जो 7.2 ए में आरसी सर्किट का जो सोर्स शो की हुई है, वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रजिस्टर, बेसिकली आरटी और वीटी थेवेनिन के लिए शो कर. और उसके इक्विवेलेंट जो हैं वो फॉर्म है जो नॉर्टन फॉर्म, आई एन और आर एन. तो नॉर्टन सोर्स ऑफ करंट और नॉर्टन रजिस्टर. आपको याद होगा नॉर्टन आर एन और आर टी बेसिकली बराबर होते हैं. कैसे फाइंड आउट करते थे वो भी आपको कुछ ना कुछ याद होगा. तो उसकी शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े. जहाँ ज़रूरत पड़ी हम उसको रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. अभी थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते थे या नॉर्टन इक्विवेलेंट कैसे करते थे. अब इसको देख लें. पहली क्वेश्चन 7.1 है वो यहाँ से रेलिवेंट है टू दिस आरसी सर्किट, जिसमें वी हैव गॉट अ वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है. करंट इज आई टी. तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज आर टी टाइम्स आई टी प्लस ये जो आउटपुट पर वोल्टेज है, जो कैपेसिटर वोल्टेज है, उसको हमने वी टी का नाम दिया है. या वी सी टी कह दें, ऐसा भी हो सकता है अगर बेहतर करने के लिए, या वी टी कह दें. एंड दैट अकॉर्डिंग टू के वी एल, Kirchhoff's voltage law पे voltage around a mesh or a loop is क्या होता है, अलजेब्रिक सम जो है तो ज़ीरो होता है. या ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जो ड्रॉप्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, जो उसमें वोल्टेज सोर्स ने उसको वोल्टेज को अप्राइज दिया है. तो ये वी टी सोर्स वोल्टेज है और बाकी जो दोनों चीज़ें आर टी सी जो है दे आर बेसिकली पैसिव एलिमेंट्स. इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी दैट विल बी इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज वी टी. बाकी हम लाइंस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉसेज नहीं हुई. लॉस फ्री सर्किट, लॉसलेस सर्किट कह सकते हैं. आइडियली तो ये हम करते हैं जब रियल सर्किट्स के अंदर लॉस होती है. ठीक है, वहाँ पर आप इसको ख्याल करेंगे. तो आर टी इंटू आई बिकम्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इज आर टी. कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज की अपनी इक्वेशन है प्रॉपर, आपने सी डी कैपेसिटर 1 ओवर सी इंटीग्रल आई डी टी होती है. लेकिन फिलहाल अभी हमने सिर्फ वोल्टेज डी टी के तौर पर लिखा है. इस तरह से इंडक्टर के लिए भी आप करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये है वोल्टेज ड्रॉप वाली. और या इंडक्टर के लिए लिखेंगे तो वो हम के सी एल से लिखेंगे. ठीक है जी, के सी एल से करंट. उसमें क्या था, नोड algebraic sum of all the currents entering into a node is equal to 0. या एक और भी एक algebraic sum of all the currents entering into a node is equal to the algebraic sum of currents leaving the node. यानी current into the node equals current flowing out of the node. तो KCL है, तो यहाँ पर KVL और यहाँ पर KCL. किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ. मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस के लिए KVL इस्तेमाल करते हैं और नोड एनालिसिस के लिए हम KCL इस्तेमाल करते हैं. तो कैपेसिटर का जो रिलेशनशिप है, आप आई टू सी डी वी बाई डी टी याद करें आपको. तो हम इस करंट को जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, बेसिकली कैपेसिटर से भी फ्लो कर रहा है, तो उसको हम वी कैन रिप्लेस दैट करंट विद सी डी वी टी बाई डी टी. ठीक है बेटा, कुछ समझ आ रही है कि नहीं, ये ऊपर से जा रही है. तो अब उस इक्वेशन को जो पहले हमने ये इक्वेशन लिखी थी ना, ये वाली फर्स्ट, ये भी सिंपल इक्वेशन जिसके अंदर आपको डिफरेंशियल को नज़र नहीं आ रहा था, एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन ही है. जब हमने इस करंट आई को उससे रिप्लेस कर लिया, ये सी डी वी बाई डी टी से, नाउ वी गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. और इसमें आर टी इंटू सी डी वी बाई डी टी प्लस वी टी इक्वल टू टोटल
ये वी टी जो है, ये टाइम वाला वी, जो ये कैपेसिटर वोल्टेज है। अगर वी कैपिटल टी जो है, ये बेसिकली सोर्स वोल्टेज है, थेवेनिन करंट से निकला है। ठीक है जी, बस यहाँ से लफ्ज़ लिख दिया स्टेट वेरिएबल का, करके हम यहाँ इस्तेमाल भी करेंगे। कंट्रोल में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल, पहले इसको समझ पढ़ेंगे। सो कैपेसिटर वोल्टेज वी टी डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द आर सी सर्किट। आगे सुनिए बात। तो ये अननोन है इसके अंदर। इसी तरह से अगर आप वो आर एल के लिए करें तो रिलेशनशिप वी टी और आर एन ये हो गया, ये दूसरे को देखें, ये वोल्टेज वी टी है। तो इस आर से जो करंट गुजर रहा है वो क्या होगा, आई वी और आर, वी टी और आर एन। और ये इनपुट करंट आई एन है, ये करंट जा रही आउट, ये आई टी। और जो करंट थ्रू रजिस्टर है, ये हम कह सकते हैं कि आउट इस नोड से अवे मूव कर रहे हैं। तो आई एन बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू करंट्स। तो ये आप देखें, आई एन इक्वल्स द करंट थ्रू द रजिस्टर वी टी बाई आर एन प्लस करंट थ्रू द इंडक्टर आई। अच्छा, अब हमें बताते हैं जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होती है, दैट कैन बी रिटन एज एल डी आई बाई डी टी। जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है यहाँ, वही वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी है। सेकंड बी की बात हो रही है। So we can replace this Vt here by LdI by dt. LdI by dt और भारी L और Rn प्लस आई टी आई एन टी। तो ये आर एल सर्किट है सीरीज। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपको याद होगा इन दोनों सर्किट्स के अंदर ये आर सी इस्तेमाल होता है जनाब। प्रोडक्ट आर सी कहते हैं, स्पेशल इसका नाम है टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं, आर सी टाइम कॉन्स्टेंट याद होगा, आर टी टू सी। ठीक है, और इस केस में एल और आर एन जो है, दैट इज कॉल्ड द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर आर एल सर्किट। सो ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहलाते हैं। इनके हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स क्या है जनाब, रिस्पॉन्स की दो तीन, एक जीरो इनपुट रिस्पॉन्स करेंगे, आपको एक्सटर्नल इनपुट ना दें और जो है कोई इस इनिशियल कंडीशन की वजह से आपका सर्किट जो है उसके अंदर आपको वैल्यूज चेंज होती नज़र आए, तो दैट इज़ कॉल्ड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आर सी सर्किट है, आपके कैपेसिटर के अंदर आपने इनिशियली कोई इसको पहले चार्ज किया और फिर उसके बाद कैपेसिटर को उस जो चार्जिंग मैकेनिज्म जो भी आपने वोल्टेज सोर्स था उससे हटा लिया और फिर उसको इस आर टी सी के साथ यहाँ करें, तो उसको ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स यानी वी टी को ज़ीरो कर लें, कैपेसिटर को चार्ज कर लें और वी टी को इस सर्किट से रिमूव कर लें। और अब जो करंट फ्लो होगा बेसिकली होगा तो उल्टे डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी। और उसके बाद होगा कि वो इस रजिस्टर के अंदर कंज्यूम उसको हीट की फॉर्म में या इस तरह उसको डिसिपेट होगा एनर्जी, और आफ्टर सम टाइम दैट करंट विल डिमिनिश टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। आइडियली तो ये है कि वो इट वुड टेक इनफाइनाइट टाइम, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, कह सकते हैं अबाउट 4 or 5 टाइम कॉन्स्टेंट वी कैन से सेफली दैट इट हैज़ डिमिनिश टू जीरो। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग करंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है ये, इसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर आप देखेंगे कि डी टू आई बाई डी टी स्क्वायर नहीं आया, फर्स्ट डिफरेंशियल है। जब आर एल सी सर्किट हम होंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि दे विल बी हैविंग सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। तो ये ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स, अगर आप इनपुट जो है एक्सटर्नल इनपुट को ज़ीरो कर दें, जैसे पहली इक्वेशन में लिखी थी उसमें जो वी टी थी, कैपिटल वी सब्सक्रिप्ट टी, अगर उसको हम ज़ीरो कर दें, ठीक है, ज़ीरो, तो उस वक्त जो हम उसकी आउटपुट के या वोल्टेज को देखेंगे दैट विल बी कॉल्ड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। और ये इक्वेशन जो अब बन रही है दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन। ये होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि इसकी जो हर टर्म है उसके अंदर ये वी या वी के डेरिवेटिव है। उसके अलावा ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें वी या वी के डेरिवेटिव ना हो। ठीक है, और इसके लिए हम सोल्यूशन अज्यूम करते हैं कि इतनी बार सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। ये भी आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, एल सी ए कोर्स में पढ़ा होगा, तो हम ये कैसे अज्यूम करते हैं। तो कैसे अज्यूम करते हैं उसको हम तसल्ली कर लेते हैं ना, ये ज़रूरत है कि नहीं। अगर यहाँ पर आप इसकी जो वैल्यू है ये आपने फॉर्म सोल्यूशन की, सोल्यूशन क्या, ये इसका वी को फाइंड आउट करना। आपने यहाँ ले के एस ई एस टी, इसको आप इसका एक मुतवक्के सोल्यूशन ले रहे हैं, सपोज सोल्यूशन। सो इसमें के कांस्टेंट है और एस कुछ कोई चीज़ है,
है, ठीक है। ये दोनों एक किस्म के कॉन्स्टेंट्स हैं इसके लिए, ए और एस। इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये अपनी तरीका पहले पढ़ा था। तो इसमें क्या किया कि पहले के एज्यूम सोल्यूशन है के ई एस टी, इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल दें। इसका डेरिवेटिव लेकर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर एस टी का डेरिवेटिव होगा एस इंटू ई पावर एस टी, ठीक है। एस इंटू ई पावर एस टी, और बाकी आर टी सी और के इसी तरह से प्लस के ई एस टी, उसको हम सिंप्लीफाई करें। अब हम कहते हैं यार ये जो ई एस टी है इसको तो हम जीरो नहीं कर सकते, ये तो हमने अभी एज्यूम सोल्यूशन है ना, हम इसको जीरो नहीं करेंगे। तो ये दूसरा फैक्टर है आर टी सी एस प्लस वन, ये जीरो हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसको हमने जब जीरो अज्यूम किया तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड सम रिलेशनशिप फॉर एस, ठीक है जी। एस बिकम्स माइनस वन और आर टी इंटू सी। तो हमारा जो सोल्यूशन है नाउ, उसमें हम एस की जगह पर वी कैन पुट माइनस वन ओवर आर टी सी। तो पहले तो ई एस टी था, अब नाउ बी टी इक्वल टू के ई माइनस टी और आर सी। अब ये फिलहाल कांस्टेंट अभी भी मालूम बाकी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर दैट वी नीड टू हैव द इनिशियल कंडीशन। कहता अगर अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ये एक्सपोनेंशियल डिके है, तो ये टाइम टी जीरो पर क्या होगा, आपको पता है ई पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाता है। तो v एट टाइम जीरो विल बी इक्वल टू k। अगर हमें टाइम t जीरो पर वो जिसको वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस हमें मालूम हो, तो दैट वुड बी बेसिकली आवर कांस्टेंट k। लेट्स से कि वो हमने उसको कैपिटल v नॉट का नाम दिया। तो एट टाइम t जीरो v t बिकम्स v नॉट इक्वल टू k इंटू v नॉट इक्वल टू k, जिसको हम v नॉट का नाम दिया कैपिटल v नॉट। तो सम हाउ वी कैन फाइंड दैट थिंग, या तो हमें कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या कुछ बता दिया जाएगा उसके बारे में। बाल का भी होता है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता दी जाती है, या आपको इनिशियल कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये बुक आपने शेयर नहीं की सर अभी की। ये आप जो पढ़ा रहे ना सर वो थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, तो हम बुक के साथ देख लेते सर बुक को। आपको अपलोड कर दूँ जी सर। ताकि आप वहाँ रेट निकालें, ठीक है, अपलोड कर दूँ, मैंने पहले नहीं की। आपको क्या करना चाहिए, यार स्क्रीन से हम भी बड़े तंग हैं, ये बंदे दोनों अलग है। आपके पास कोई टीम नहीं है, काफ़ी आपके पास भी नहीं, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारी टीम नहीं है। ये ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है ये। So, एक तो ये बुक, दोनों बुक्स, एक बुक जो है जो है ना एन वेल्कनबर्ग वाली बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर बेसिकली हम सिक्स से पढ़े, फर्स्ट चैप्टर बाद जस्ट रिवीजन ऑफ। और दूसरी बुक है ये थॉमस रोगा वाली, ये भी अपलोड होगी अब, मैं भी आप समझ प्रॉपर क्या क्या फंसा होता है अगर आप पेपर्स पेपर्स आप ज़्यादा पढ़ाएंगे तो
टाइमलाइन के साथ साथ रहता है। ये basically आज हम कर रहे हैं हमारा रीजन ऑफ ये जो कर रहे हैं इस बात को कभी भूल भी गए हो रीजन प्रॉपर लेक्चर ये है अपनी आरसी और एल बाई आर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आवाज को बढ़ा दूं। अब आवाज आ रही है बेटा? मैं थोड़ा सा माइक जी सर अब आ रही है। ठीक है। अब ये देखें जनाब, आपको इसका ना ये रिस्पांस कर्व नज़र आ रहा होगा आपको, फिगर 7.3 नज़र आ रही है सबको। ये किस केस में है कि पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, हम ज़ीरो इनपुट रिस्पांस की बात कर रहे हैं। इनपुट हमने कैपेसिटर जो है ना पहले वोल्टेज कैपिटल वी नॉट तक चार्ज था, हमने उससे जो सोर्स थी उसको रिमूव कर दिया, ठीक है जी। और अब यह अब उसके पहले एक स्विच लगा सकते हैं कि आपने स्विच कर दिया तो वो निकल गया। तो बेसिकली अब हमारे पास क्या रह गया कि एक कैपेसिटर है जो इनिशियली इस वोल्टेज उसके अंदर है मौजूद है, पहले से अनचार्ज कैपेसिटर नहीं है, चार्ज है, कुछ वोल्टेज इसमें मेंटेन्ड है। और उसके एक सीरीज़ में एक रेजिस्टर आर टी है, एंड वी अलाउ देम टू वर्क टुगेदर। कि उसमें क्या हुआ कि आपका जो करंट है वो किस तरह फ्लो करेगा, वोल्टेज कैसे ड्रॉप होगी। तो ये हम यहाँ पर जो इसकी फिगर है यहाँ पर इसकी वोल्टेज की वेव फॉर्म देख रहे हैं, वी टी की। वी टी क्या, कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर। इनिशियली वो वोल्टेज वही है टाइम टी जीरो पर जो कि उस पर इनिशियल वोल्टेज थी वी नॉट, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इज गोइंग ऑन इट इज गोइंग टू फॉलो अप एक्सपोनेंशियल कर्व। नजर आ रहा है आपको? अच्छा, इस कर्व के अंदर हम हाउ कैन वी फाइंड इट्स रेट, उसमें ताल्लुक है बहुत ज़्यादा इस टाइम कांस्टेंट का। ये आर टी इंटू सी जो है, या आर सी टाइम कांस्टेंट। आर टी यहाँ पे सिर्फ थेवेनिन का लिखा है, वैसे आर सी कह लें आप, रजिस्टर आर सी आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। आर सी टाइम कांस्टेंट, एक जब टाइम कांस्टेंट के बराबर टाइम गुजरा, इसको हम वहाँ पर टॉ भी लिखते हैं गालबन, अगर याद हो, तो इट्स वोल्टेज ड्रॉप होगा टाइम टी जीरो पे जो वैल्यू थी वी नॉट उसका 36% पे आ जाएगी, 36.8, ठीक है। इसी तरह से इट विल कंटिन्यू आफ्टर अबाउट 4 or 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स इट विल बी ऑलमोस्ट ज़ीरो। आइडियली अभी भी यही है कि इट विल बिकम ज़ीरो एट इन्फिनिटी, लेकिन तकरीबन 4 या 5 टाइम कॉन्स्टेंट पर प्रैक्टिकली वी कैन टेक इट टू बी ज़ीरो। तो ये है इसका ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स। इनपुट जो है नहीं है, बल्कि इनिशियल कंडीशन की वजह से आपका सर्किट जो है वो उसके अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, ठीक है। इससे इसके जो दूसरी जो थी आर एल सर्किट, उसकी भी इसी किस्म की वेव फॉर्म होगी, लेकिन वो करंट के लिए होगी। तो ये इस किस्म का जो है ना ये सारा निज़ाम है इसके अंदर। तो बहरहाल अभी हम और मज़ीद आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जो भी सूरत हाल होती है देन वी विल टॉक अबाउट इट। जब मुझे फर्स्ट ऑर्डर का रिस्पॉन्स देखना था, बाकी ये एग्जांपल्स हैं आप देख लीजिएगा, इसमें तो ऐसी फ़िलहाल इतनी बड़ी बात नहीं है। वो आप सर्किट्स के मुख्तलिफ कन्फिगरेशन हैं, कभी ऐसे जोड़ लें कभी ऐसे जोड़ लें। बेसिक आइडिया जो था वो आपका आर सी और शोर शराबा है, मैंने काट दिया भाई स्पीकर, सॉरी। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। हमारा से ख्याल था थोड़ी सी आपसे इंट्रोडक्शन भी हो जाती, लेकिन आई एम स्टिल होपिंग कि आपसे करीब मुलाकात हो जाएगी ऑन कैंपस, तो वी विल हैव सम डिटेल इंट्रोडक्शन ओवर देयर। तो अब आगे जैसा भी सिचुएशन होती है आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, फिर उसको हम फॉलो करेंगे। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करेंगे, ऑन कैंपस है तो ऑन कैंपस कर लेंगे, ठीक है जनाब। सो आज के लिए हम करना चाहते थे, वेल मैं चाहता था कि हम कुछ थोड़ी सी अटेंडेंस वाला निज़ाम भी कर लें। सर हम सारे लोग मौजूद हैं ना?
सर जी बोलें। सर ये चांसेस है सर कि मतलब अभी हम जितना जल्द से जल्द ऑन कैंपस स्टार्ट करें, ये कब तक चांसेस है सर कि हम कैंपस में स्टार्ट करेंगे? बेटा अभी मैं एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेल यू एनीथिंग। मुझे सिर्फ जो मालूमात सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। जो आपको प्रॉपर तरीके से वेबसाइट के ज़रिए या आपका CRs के ज़रिए पता लगेगा, दैन दैट विल बी यू हैव टू फॉलो। तो सर जी सुनी सुनाई बातें कहाँ तक पहुंची हैं, कब तक करेंगे सर, ये तो पूछ रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं होता। हमें तो आप उससे सुनते हैं ज़्यादा। हमें जो है ना, स्टूडेंट्स दे आर गुड इन्फॉर्मर फॉर अस। तो जो हमारा डिपार्टमेंटल हेड है, उनकी तरफ से जब इन्फॉर्मेशन है बड़ी लेट स्टेज में जाके मिलती है, जब सब कुछ हो चुका होता है फैसला तो पता लगता है। ठीक है। अच्छा, खबर खलील ने भी मुझे याद कराया कि कंडक्टर्स कहते हैं। थैंक यू खबर, मुझे बहुत से देखा ही था पहले कि आपने। हम भी भूल जाते हैं यार चीज़ें, इतनी हम पढ़ के ना तो बंदा भूल ही जाता है। तो क्योंकि हम सबका इम्तहान तो नहीं है, ये प्लीज़ गुड कि हम जो है चीज़ों को याद रखने से। मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, हम अटेंडेंस कहाँ से लेते हैं। मैं तो बड़ा ही तंग है। सर आपकी वॉइस में लैग आ रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, वी आर नाउ अबाउट टू